जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 की। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसमें आपसे कहा है कि इसका सम्मिलन आपको निकालना है। सम्मिलन मतलब होता है संग निकालना है। तो x आपको दिया गया है 1, 3, 5 और y आपको दिया गया है कितना, 1, 2, 3। तो आपको सम्मिलन निकालना है। तो x सम्मिलन का चिन्ह ये होता है y बराबर, दोनों में से क्या आ जाएगा 1 और क्या आ जाएगा 2, फिर 3 और 5। तो 1, 2, 3 और 5 आप देख सकते हो। एक इसमें भी है, इसमें भी है, ये ले लिया, यानी इसके सारे अवयव ले लिए, इसी के सारे अवयव ले लिए और यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। लेकिन एक ही अवयव को हम दो बार नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। लास्ट वीडियो में मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप अपना कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिए, ताकि इन क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर देखिए x यूनियन v, यानी कि आप देख सकते हो इसमें इसके सारे अवयव, इसके सारे अवयव। तो एक इसमें है ले लिया, फिर 3 इसमें है ले लिया, 5 इसमें है ले लिया, 2 इसमें है ले लिया, 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। एक ही अवयव दो बार नहीं आएगा। अगर हम बात करें, ये तो इसका पहला हुआ। इसी तरह से अगर दूसरा आप देखो तो दूसरा आपको दिया गया है ए ई आई ओ यू और बी आपको दे रखा है ए बी सी। तो ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, पहले के सभी अवयव लिख दीजिए ए ई आई ओ यू, और दूसरे वाले में अवयव आप देख सकते हो ए बी सी है। तो ए तो हम पहले से ले लिया, तो बचा क्या बी और सी, तो इसे लिख दीजिए, ये बन गया दूसरे वाले का। इसी तरह तीसरे की अगर हम बात करें तो x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। x एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज। तो a को हम इस तरह से लिख लेते हैं, प्राकृत संख्या भी है और 3 का गुणज भी है। तो 3 का गुणज कितना होता है, प्राकृत संख्या और 3 का गुणज। तो 3 का गुणज कितना होता है, 3, 6, 9, 12, 15, जिसमें 3 का भाग जाता हो। ठीक है। और b आपको दिया गया है संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो आप इसे किस तरह से लिखोगे, 6 से कम एक प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी। तो आप किस तरह से लिखोगे, ए यू बी। अब इसके सारे अवयव और इसके सारे अवयव, तो आप लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6 के बाद 3 आ गया, 6 आ गया, फिर उसके बाद लिख दीजिए 9, 12, 15, इस तरह से चलता रहेगा। समझ आया। इसी तरह अगर हम बात करें चौथे भाग की, तो चौथा आपको दिया गया है x एक प्राकृत संख्या है, यानी कि x का जो मान है, x का जो मान है आपके पास वो कितना है, 1 से बड़ा और 6 से छोटा या उसके बराबर। तो 1 से बड़ा होता है 2, 3, 4, 5 और 6। और y आपको दिया गया है, y आपको दिया गया है x का मान 6 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो आप क्या लिख सकते हो, 7, 8, 9। 6 से बड़ा भी है और 10 से छोटा भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो x यूनियन y की अगर मैं बात करूँ तो देखो 2, 3, 4, 5, 6 लिख दो, 2, 3, 4, 5 और 6 लिख दो, 7, 8, 9 लिख दो, बस खत्म हो गया। इतना ही करना है आपको। 2, 3, 4, 5, 6, इसके सारे अवयव आ गए, इसके सभी अवयव आ गए। इस तरह से आपको ये करना है। इसका नेक्स्ट वाला जो है वो आपका होमवर्क है। एक बार करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। अब हम बात करेंगे, आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है, a बराबर दिया है a और b बराबर एक समुच्चय है जो दिया गया है a, b और c। आपसे पूछा है क्या a उपसमुच्चय है b का, और आपको ये भी ज्ञात करना है कि a यूनियन b कितना है या a सम्मिलन b कितना है। u का मतलब यूनियन, जिसे हम सम्मिलन के नाम से जानते हैं, और इसके साथ साथ ये जो चिन्ह है ये किसका है, उपसमुच्चय का। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। क्वेश्चन अगर हम समझें तो आपको दिया गया है कि a और b अगर इतना है, क्या a उपसमुच्चय है b का। सिंपल सी बात है,
आपको दिख रहा है कि ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का। क्यों? क्योंकि ए के जो अवयव हैं वो बी में आ रहे हैं। ए के अवयव क्या है? ए और बी, और ये इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का। तो आपको लिखना है, यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो कि ए बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। आपसे पूछा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, तो ए यूनियन बी क्या है? देखते ही पता लगना चाहिए, ए यूनियन बी या ए सम्मिलन बी। तो ए के सभी अवयव, बी के सभी अवयव, इन सभी को इसमें रख दीजिए। मान लीजिए इसे आप थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं कि ए आपके पास अलग तरह के फ्रूट्स हैं, बी आपके पास अलग तरह के फ्रूट्स हैं। अब ए यूनियन बी की बात हो रही है, तो जब फ्रूट्स की बात हो रही है तो उसमें सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, कोई भी हो, चाहे अंगूर अलग हो, चाहे केले अलग हो, चाहे अनार अलग हो, बनाना अलग हो, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके पास एक ही उसमें आ जाएंगे, यानी कि फ्रूट की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसे और अच्छा समझें, आपके स्कूल में कक्षा 9 के, कक्षा 10 के, कक्षा 11, कक्षा 12 या कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी। अब इसको मान लेते हैं कि कक्षा 1 के जो विद्यार्थी है वो एक अलग समुच्चय है, कक्षा 2 के जो विद्यार्थी है वो एक अलग समुच्चय है, कक्षा 3 के विद्यार्थी एक अलग समुच्चय है। जब मैं बात करूंगा कि सभी छात्रों का समुच्चय, मैं बोल रहा हूं सभी छात्रों का समुच्चय, तो उसमें क्या होगा? सारे बच्चे आ जाएंगे। या अगर मैं कहूं आपके स्कूल का समुच्चय, तो उसमें सारे बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जितने बच्चे हैं वो सब क्या हैं? उसके उपसमुच्चय हैं। तो जब भी ए अगर बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी कितना होगा? ए के सभी अवयव, और वैसे भी ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव लिख दीजिए। अब एक ही अवयव दो बार नहीं आता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब देख लीजिए, ए के अवयव इसमें आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। बी के अवयव इसमें आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी कितना होगा? ए, बी और सी। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर ये इसने पूछा है यदि ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या है? अरे ये क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर इसने समुच्चय में आपको बता दिया है, यहां पर नहीं बताया है, तो यहां पर डायरेक्ट लिख दीजिए कि ए यूनियन बी कितना होगा? बी। मुझे देखो यहाँ देखो ए बी सी, ये किसके, ये कौन सा समुच्चय है? बी। तो आप इसको मैं बी लिख सकता हूँ क्या? ए यूनियन बी बराबर बी। तो यहाँ पर भी ए यूनियन बी बराबर बी होगा। कब? जब ए जो है वो उपसमुच्चय होगा बी का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हम बात करें, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया कि समुच्चय के उपसमुच्चय किस तरह से निकाले जाते हैं, समुच्चय के उपसमुच्चय किस तरह से निकाले जाते हैं, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है। इसके साथ हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। ए आपको दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। आपसे क्या क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि ए सम्मिलन बी कितना होगा, ए सम्मिलन सी कितना होगा, बी सम्मिलन सी कितना होगा, बी सम्मिलन डी कितना होगा, ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी कितना होगा। अब इसे सिंपल सा करते हैं, ए और बी के जितने भी अवयव है सभी लिख दो, एक अवयव दो बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा करते हैं, ए के सारे अवयव लिख देते हैं, 1 2 3 और 4। बी के सारे अवयव लिखते हैं, तो 3 पहले से ले रखा है, 4 पहले से ले रखा है, तो बचेगा सिर्फ 5 और 6। ये हो गया ए यूनियन बी, सिंपल सा है। अब इसी तरह से ए और सी की बात करें तो ए के सारे अवयव लिख दो, 1 2 3 और 4 लिख दिया। अब सी के सारे अवयव लिख दो, तो ये आ गया 5 6 7 8। कोई भी अवयव रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी अवयव बार बार नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे अवयव आएंगे, ए पूरे समुच्चय के सभी अवयव, बी एक समुच्चय के सारे अवयव इसमें आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी समुच्चय कोई भी अवयव जो है वो क्या है, रिपीट नहीं कर रहा है। बी यूनियन सी की बात करें तो बी और सी में देखिए, बी के सारे अवयव लिख दीजिए, 3 4 5 और 6। अब बात करते हैं सी की, तो सी में देखिए 5 6 7 8, तो 5 और 6 तो हम पहले ले चुके, तो अब क्या बचा, सिर्फ 7 और 8 बचेगा। क्लियर। इसी तरह से बी यूनियन डी, तो बी और डी में देखिए, पहले बी के सारे अवयव लिख दीजिए, 3 4 5 और 6 लिख दिए। अब देखिए डी में क्या है, 7 8 9 10, इनमें एक भी नहीं है, तो लिख दीजिए 7 8 9 और 10, हो गया सॉल्व। अब ए यूनियन बी यूनियन सी की जब हम बात करेंगे, या ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी, इसका मतलब इन तीनों के अवयवों को एक साथ लिखना है, कोई भी अवयव रिपीट नहीं करेगा, बड़ा सिंपल सा। तो ए के अवयव लिख दीजिए, 1 2 3 4। अब बात करते हैं बी की, तो बी के अवयव क्या है, 3 4 5 6, लेकिन 3 4 हम पहले से ले चुके हैं, तो सिर्फ 5 और 6 आएगा। अब सी के अवयव क्या है, 5 6 7 8, 5 6 तो हम पहले से ले चुके हैं, तो सिर्फ 7 और 8 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से
ए यूनियन बी यूनियन डी या ए सम्मिलन बी सम्मिलन डी। तो ए बी और डी के सभी अवयव लिख दीजिए, कोई भी अवयव दोबारा नहीं आना चाहिए। तो ए के अवयव क्या है, 1 2 3 4। बी के अवयव क्या है, 3 4 5 6। 3 4 पहले से ले लिया तो बचा सिर्फ 5 और 6। अब बचे डी के अवयव 7 8 9 10। तो 7 8 9 और 10। ये आपका क्या हुआ, होमवर्क। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो है इसका बी सम्मिलन सी सम्मिलन डी क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब दोगे। इससे आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो रही, वीडियो के साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो रही, तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाद में। क्लियर। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 आपको यहाँ दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 में एक बात ध्यान रखिएगा, ये इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि पहले क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में से आपको सर्वनिष्ठ बताना है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन कौन सा है, ये आपको बताना है। सर्वनिष्ठ का सिंबल कैसा होता है, ऐसा वाला, ऐसा, ये तो पता है आपको। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो x और y में से कॉमन क्या आ रहा है, यानी इन दोनों में सर्वनिष्ठ क्या आ रहा है, 3। a और b में से सर्वनिष्ठ क्या आ रहा है, a सर्वनिष्ठ b बराबर a है इन दोनों में, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं है, तो सिर्फ अकेला a। इन दोनों में से देखो a सर्वनिष्ठ b बराबर, देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें 3 6 9 है, लेकिन यहाँ तक आप देख सकते हो 5 ही है, तो इनमें कॉमन सिर्फ एक ही संख्या आ रही है, इसलिए हम एक ही लिखेंगे। 2 आ रही है तो 2 लिखेंगे, जितनी कॉमन आ रही है उतने लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए a सर्वनिष्ठ b, तो a और b में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो 2 3 4 5 6, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या करें, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या लिखना है, एक ग्रीक लेटर जिसको हम क्या बोलते हैं, फाई। फाई, वैसे इंग्लिश में अगर आप बोलो तो इसको फाई, PHI, फाई, और हिंदी में इस तरह फाई। ठीक है, फाई आपको ध्यान रखना है। और फाई कभी भी ब्रैकेट में नहीं आता है, ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाई कभी भी ब्रैकेट में नहीं आता है। और इसके बाद अगर हम बात करें a और b, a आपके पास ये रहा, b ये रहा, इन दोनों में से ऐसा कौन सा अवयव है जो कॉमन आ रहा है, ना तो इसका कोई अवयव है ना ही इसका कोई अवयव है। तो सिंपल सा a और b में एक ही अवयव है जो कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, तो फाई। सिंपल, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो फाई, क्योंकि फाई इसके अंदर तो आएगा ही आएगा। इसके जब हम उपसमुच्चय बनाएंगे तो उसमें आपके पास फाई मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें फाई आता है, इसमें फाई आता है, इसलिए फाई दोनों में कॉमन। क्लियर। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। बड़ा ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। देखिए छठा आपको दे रखा है, a बराबर आपको कुछ अवयव दिए हुए हैं, b आपके पास एक समुच्चय जिसके अवयव अलग, c अलग और d अलग। आपसे क्या क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है a सर्वनिष्ठ b। अब आप इसे किस तरह से करोगे, अगर आप चाहते हो कि आप गलती ना करो तो जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करो, गलती होगी ही नहीं। चाहे आप कोशिश करोगे ना तो भी नहीं होगी। आपको तो क्या करना है, वो तरीका फॉलो करना है। जैसे a के अवयव क्या है, 3 5 7 9 और 11, और b के अवयव क्या है, ये सर्वनिष्ठ का चिन्ह, और b के अवयव क्या है, 7 9 11 और 13। अब मुझे एक बात बताओ, a और b इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन जो दोनों में आ रहा हो। देखो 3 आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 आ रहा है तो यहाँ लिख दो 7। 9 इसमें आ रहा है क्या, आ रहा है, लिख दीजिए 9। 11 इसमें आ रहा है क्या, आ रहा है, इसलिए लिख दीजिए 11। तो 7 9 11 इसका सर्वनिष्ठ हो गया। इजी है, बहुत इजी है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है थोड़ा सा। अब ऐसे b और c का सर्वनिष्ठ निकालना है तो यहाँ लिख दीजिए 7 9 11 13 और सर्वनिष्ठ, और फिर b आपके पास आएगा 11 13 और अगेन 15। अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या है, 7 इसमें नहीं है, छोड़ दो, 9 इसमें नहीं है, छोड़ दो, 11 इसमें है, यहाँ लिख दीजिए 11, 13 इसमें है, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से a सर्वनिष्ठ, c सर्वनिष्ठ d। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, आपको उसे किस तरह से करना है उसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें और d में हम ले लेंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब है a
और सी को ले लेते हैं पहले। तो ए और सी की अगर हम बात करें तो ए क्या है आपके पास 3, 5, 7, 9, 11 और दूसरा क्या है सी कितना है 11, 13, 15 और फिर तीसरा क्या है आपके पास डी 15 और 17। अब पहले इन दोनों की बात करेंगे। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 9 नहीं है, 11 इसमें है, तो ये 11 आ गया। बाकी तो देखना ही नहीं है क्योंकि 11 के बाद का जो अवयव है अगर इसमें आ रहा तो ऑब्वियसली इसमें तो वैसे ही नहीं आएगा वो। अब क्या बचा, ये आपने लगाया, इसमें यहाँ पर ही आएगा चिन्ह। अब क्या बचा 15 और 17, 11 इसमें नहीं है, सिंपल सा कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 5। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन वापस देखिए, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो ए के अवयव को लिख दीजिए, फिर सर्वनिष्ठ का चिन्ह, फिर जो भी आपको दे रखा है, जैसे यहाँ सी दिया है तो सी के अवयव लिख दीजिए और फिर उसके बाद सर्वनिष्ठ का चिन्ह और डी के अवयव लिख दीजिए। पहले ए और सी में से देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है, क्या सर्वनिष्ठ है, फिर उसके बाद ये ए और सी का एक भाग हो गया उसमें से, और डी में से देख लीजिए कि क्या कॉमन आ रहा है। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल। आपको सिर्फ एक आध बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत सी बातें ऐसी होती है, बहुत से कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो बीच में वीडियो के बीच में चले जाते हैं, लेकिन जब हम स्किप करके देखते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा के देखते हैं तो वो मिस हो जाता है। फिर आगे जब वो कभी काम में आता है टॉपिक या कोई कंसेप्ट, तो वहाँ पर फिर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसको देखिए, ए और सी की अगर हम बात करें तो ए आपके पास क्या है, ए है 3, 5, 7, 9 और 11 और सी आपके पास क्या है 11, 13 और 15। 3 नहीं है, देखो 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है, लिख दीजिए, ये हो गया। अब बी और डी की बात करें तो बी देखिए क्या है 11, 13 और 15 और डी कितना है आपके पास 15 और 17। 11 इसमें नहीं है, 13 नहीं है, 15 दिख रहा है तो 15 लिख दीजिए, बस ये हो गया सॉल्व। इतना सा आपको करना है। अब देखिए ए सर्वनिष्ठ, बी और सी, तो हम क्या लिख रहे हैं, ए के अवयव लिख दीजिए। सबसे पहले ए के अवयव आपने लिखा 3, 5, 7, 9 और 11, फिर ये सर्वनिष्ठ। और बी और सी को आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, आप चाहो तो बी और सी को आप देख सकते हो, नहीं निकाला अपन ने, बी यूनियन सी है, यहाँ पर सम्मिलन का चिन्ह है, ध्यान रखना सम्मिलन का चिन्ह है, इसका मतलब है बी और सी के सभी अवयव आएंगे। तो बी और सी के सभी अवयव के लिए आप इसे इस तरह से समझिए, बी यूनियन सी आपको निकालना है। तो बी के अवयव क्या है 7, 9, 11 और 13, यूनियन सी के अवयव क्या है 11, 13 और 15। तो बी यूनियन सी कितना हो जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15। तो यहाँ पर इसमें जो अवयव आएंगे ना वो क्या आएंगे 7, 9, 11, 13 और 15। अब आप सोच रहे होंगे सर देखो चिन्ह को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें होता है कॉमन और इसमें होता है सभी अवयव को लेना। जो भी समुच्चय आपके हैं इस यूनियन के आगे पीछे उनके सभी अवयव को लेना। अब यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो देखो अब सर्वनिष्ठ निकालना है। 3 इसमें नहीं है, छोड़ दो। 5 इसमें नहीं है, छोड़ दो। 7 है, ले लो। 9 है, ले लीजिए। 11 है, ले लीजिए। बस हो गया 7, 9 और 11, बस ये इसका क्या हो जाएगा सर्वनिष्ठ। यहाँ पर ए और डी की बात करें तो देखो ए कितना है आपके पास, ए है आपके पास 3, 5, 7, 9, 11 और डी कितना है आपके पास, ये सर्वनिष्ठ और डी है आपके पास 15 और 17। इनमें से एक भी ऐसा अवयव नहीं है जो इसमें आ रहा हो, तो सीधा सा क्या लिखना है 5। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन, ये यहाँ पर इसको देखना सर्वनिष्ठ, ए सर्वनिष्ठ, चिन्ह का ध्यान रखना, ये चिन्ह अलग है, ये चिन्ह अलग है। तो आपको क्या करना है, ए के अवयव को एज इट इज लिख दीजिए। ए के अवयव हमने लिखे 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। बी और डी के सभी अवयव आएंगे, तो बी और डी के सभी अवयव लिखना है। तो मैंने ये लगाया ये वाला साइन और बी और डी को डायरेक्ट लिख दिया 7, 9, 11, 13, 15, 17। 7, 9, 11,
13, 15 और 17, इस तरह से करना है। अब देखो इनमें से क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन। 3 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है। 7, 9, 11 लिखा, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें ए और बी में से जो कॉमन आ रहा है वो, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो ए में क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, इसमें क्या है 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 इसमें भी है, 7, 9, 11 इसमें भी है, तो यहाँ लिख दीजिए 7, 9 और 11, खत्म। क्लियर। अब ये सर्वनिष्ठ का चिन्ह, बी और सी का यूनियन है, ध्यान रखना है, यानी कि बी और सी के सभी अवयव आएंगे। तो बी के सभी अवयव है 7, 9, 11, 13, तो 11, 13 तो हम ले चुके हैं, फिर क्या बचा 15। अब यहां पर इसने क्या पूछा है, सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन। तो देखो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, तो यहाँ लिख दीजिए 7, 9, 11। क्या बात है, अधिकतर क्वेश्चन में तो 7, 9, 11 ही कॉमन आ रहा है। और ये आपका होमवर्क है। कैसे करोगे बता रहा हूँ, कंसेप्ट ध्यान से सुनना। ए और डी के सभी अवयव को ले लो, कोई भी अवयव बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। बी और सी के सभी अवयव को ले लो, कोई भी अवयव बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। और उन दोनों का क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो। उन दोनों में से जो अवयव कॉमन आ रहा है उसे लिख लीजिए, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर लेके उस पर मैसेज छोड़ दीजिए कि सर मुझे इस टाइम पर ये चीज़ समझ में नहीं आई। क्लियर। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।